ठीक है। तो पहला अध्याय अपन पढ़ चुके हैं कल, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से डायरेक्ट आपके बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, यूपीएससी पीटी 2024 में, ठीक है। तो आगे भी क्वेश्चन आने क्या रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र क्या होते हैं, निम्न चित्रों को देखें। अब देखो ये कोई क्या बेच रहा है, ये है, कोई रुई कर रहा है, ये है, ठीक, कोई सर्विस दे रहा है। इस तरीके से आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक है, कुछ अन्य सेवाओं को सृजन करती है। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था वही क्वेश्चन पूछा था। देखो प्राथमिक क्षेत्र कृषि में क्या क्या आता है। प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है, वो उसमें प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में औद्योगिक क्षेत्र आएगा, विनिर्मित वस्तु उत्पादित करता है। और थर्ड सेक्टर में आएगा सर्विस सेक्टर से अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है, वो टर्सरी सेक्टर में आता है। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ है। जैसे कपास की खेती है, यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद भी दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए क्षेत्र को कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, एग्रीकल्चर जो क्षेत्र रहेगा उसमें आएगा। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी नॉर्मल चीज़ है, पर तब के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं को उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक में खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। याद रखना कि जो तृतीय सेक्टर होते हैं ना, इसी में जो लोग लगे हैं उसी में सबसे ज़्यादा इनकम होती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये नॉर्मल है, पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो अगर थोड़ा सा बहुत भी समझ होती है भाई, जो डायरेक्ट नेचुरली प्रोडक्ट है वो प्राइमरी सेक्टर का है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, फिर वो सेकेंडरी में आ जाएगा। टर्शियरी में जो है उसका खरीद फरोख्त हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो सर्विस सेक्टर में आता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये कोई मतलब का नहीं है, इधर आओ। तीनों क्षेत्रकों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय क्षेत्र के
विविध उत्पादन कार्य से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवा उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होता है, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। अब देखो, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटर, केलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उसका कैसे करोगे, परंतु फिर उसका एस्टिमेट लिया जाता है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं सेवा के वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किग्रा गेहूँ 8 रुपये प्रति किग्रा दर से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि यह एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किग्रा की दर से गेहूँ बेचता है, तो मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। और याद रखना, इकोनॉमी में लास्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है। अभी बोली देखो, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया। नहीं होता ना, क्योंकि ये देखो 8 रुपये में बेची, फिर वो उसको पीसा, फिर उसके बाद देखो बिस्कुट कितने महंगे बिक रहे हैं। इसीलिए जहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है ना, वो चीज़ महंगी बिकती है, चीज़ याद रखना। केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं को ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट जैसे अंतिम वस्तु के मूल्य के रूप में 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूँ और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। ये बात सही भी है, लास्ट प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है उसके है तो उसमें ऑलरेडी सब इंक्लूड है, क्योंकि तब से हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। अभी देखो, पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछता। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ठीक है, तो जीडीपी अर्थव्यवस्था का विशालता प्रदर्शित करती है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अब यहाँ से धीरे धीरे आपको जो है जीडीपी के कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं सेवाओं की कुल संख्या, उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्रित करता है और तब ये जीडीपी का अनुमान करता है। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। देखो, एक चीज़ ये याद रखना, जैसे देखो ना, कोई भी कंट्री वैसा नहीं हो सकता डायरेक्ट वो सर्विस सेक्टर में आ, जैसा नहीं होता। पहले ये एग्रीकल्चर सेक्टर होगा उसका, ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग मैन्युफैक्चर सेक्टर में लगेंगे, फिर धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में लगते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, फिर यहाँ होती है, फिर यहाँ होती है, फिर धीरे धीरे यहाँ से कम होते चले जाता है। पर भारत में उल्टा हुआ कि डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लोग चले गए और इसी कारण से मैन्युफैक्चर सेक्टर का विकास अच्छे से नहीं हुआ। इसी कारण से भारत पिछड़ा हुआ। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा है। जब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है, क्रय विक्रय की गतिविधियाँ कई गुना बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े हैं। फिर भी इस
अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थे जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया है, जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा है। याद करो, जो बंधुआ मजदूर है, ठीक है, दास प्रणाली सिस्टम है, वो सब। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि लार्ज अमाउंट में लोगों को रोजगार दिला सकता है। इस कारण अति समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित हो गया। अब सवाल बताए, एग्रीकल्चर सेक्टर की जगह मैन्युफैक्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तब से। विकसित 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। विकसित देशों में सामान्य लक्षण देखा गया है, पर वो ये भारत विकासशील देश है तो भारत में उल्टा है। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विकसित वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप तथा क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। अब देखो, भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। देखो अब यहाँ पे भारत का क्या हालात है। 1973 में क्या हालात था? सबसे प्राथमिक सेक्टर में इतने लोग लगे हुए थे, द्वितीय में कम लगे हैं, टर्शरी में ज़्यादा, थोड़ा बहुत उसके बराबर। अब देखो यहाँ पे भी यही है। प्राइमरी में तो कम हो गए हैं, सेकेंडरी में अपन ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा टर्शरी में बढ़ गए हैं। ये चीज़ दिक्कत है। तो ये चीज़ इंडिया के बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए भारत में ना लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आलेख 1 तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को दिखाता है। ये 2 वर्ष 1973, 74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। देखो ये भी चीज़ है कि ग्रोथ भी हुआ है, पर वही है कि लोगों को रोजगार, देखो सर्विस सेक्टर ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, ये चीज़ याद रखना है। एक लिमिटेड, क्योंकि उसमें इनकम बहुत ज़्यादा होती है। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 2014 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, अभी याद रखना, ये डायरेक्ट यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक व तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो स्वाभाविक सी बात, सेकेंडरी जो टर्शरी सेक्टर उसकी बढ़ेगी भूमिका। द्वितीय कृषि उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय कारण क्या है? जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में द्रुत परिवर्तन को दे सकते हैं। ये बात भी सही है। जिनकी इनकम बढ़ते चले जाता है तो ऑटोमेटिक अपना करता है। अब देखो जीडीपी में योगदान, देखो एग्रीकल्चर का प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में योगदान कम हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत बढ़ा है, इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये चीज़ भी याद रखना, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा है। चौथा कारण क्या है? विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र को सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर्विस सेक्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को ही रोजगार देता है, हर किसी को रोजगार नहीं दे पाता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ ही भागों का महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि सर्विस सेक्टर में भी ऐसा नहीं कि सबको वैसा ही है, मिल रहा है, सैलरी मिल रही नहीं। कुछ सर्विस सेक्टर में बहुत कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा। जैसे अभी देखो ना, IT फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और अभी जैसे जैसी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी जानकार होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इतना रोजगार देती थी, मैन्युफैक्चर सेक्टर इतना ही देती थी, सर्विस सेक्टर इतना देती थी। अब उल्टा हो गया है। अभी भी एग्रीकल्चर में सोचो 49% रोजगार मिलता है लोगों को, यहाँ पे 27%, यहाँ पे 24%। उल्टा होना ये चाहिए था, ये बहुत कम होता, ये होता 15 से 20% के समथिंग, और ये होता ज़्यादा, लगभग 40 से 50% के समथिंग।
पर वही ये नहीं हो पाया। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? आलेख 2 जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो ये अपने देखा ही है। बात के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आधे 3 वर्ष 1972-73 से लेकर 2011-12 वर्ष और 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, ये जो कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो मेंस के एग्जाम में इस तरीके से शो करोगे ना आप डायग्राम बना के, आपको ऑटोमेटिक नंबर मिलेंगे, है ना। वही अपन ऐसा कर नहीं पाते, वही इसलिए तो बोला जाता है आंसर राइटिंग बार बार करते रहना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र के स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यह बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना भी कम वृद्धि हुई। अब ये है कारण। सर्विस सेक्टर ज़्यादा रोजगार नहीं देता, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे देखा मैन्युफैक्चर सेक्टर होती, जितना गुना वृद्धि हुआ उतना गुना वो रोजगार दे रहा है, पर सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। बड़ा 14 गुना पर दे रहा है 5 गुना जॉब। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में 4/5 हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अलग कृषि क्षेत्रों के श्रमिकों में अलग बेरोजगारी है। तो ये चीज़ याद रखना। अलग बेरोजगारी बोला जाता है क्योंकि मौसमी होता है ना, कुछ ही टाइम के लिए जो भी काम करते हैं कृषि श्रमिक होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए रोजगार मिलता है। इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। दूसरी क्या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है एग्रीकल्चर में। डिसगाइड क्या होता है कि जैसे मान लो इस खेत में ज़रूरत है 2 ही लोगों की, पर लगे हुए पूरे फैमिली का 6 के 6 लोग, तो 4 लोगों का प्रोडक्टिविटी 0 है यहाँ पे। ये पेशेंट पीडी में क्वेश्चन पूछा भी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी को उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और वह ज्वार व अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। अब देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अलग बेरोजगार की स्थिति है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसी प्रकार की अलग बेरोजगारी को छिपी हुई, जो मैं बोला था, डिसगाइड कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों को बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो बेकार बैठे हुए हैं, से अलग है खुली बेरोजगारी। इसलिए इसे प्रश्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये पीटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। दूसरी बात एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, देखिए ज्वार और अरहर होते, याद रखना कि मानसूनी सीजन वाली है, केवल वर्षा पर निर्भर करती है, तो ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ऐसे। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी है सुकाराम, आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार को 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले आता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। क्योंकि आपके छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी, वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया। सोचो अभी भी 49% लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, तो ये गलत है ना। जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 15 से लेकर 18% के बीच में, तो इसका मतलब समझ रहे हो, लगभग कम से कम जो है 30% लोग फालतू में लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में। और वही बात है, अब ये 30 के 30% मैन्युफैक्चर सेक्टर में एटलीस्ट 20% जाने चाहिए, 10% लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में जाने चाहिए। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि से क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। जब बोलते हैं ना इनकम कैसे बढ़ाए, तो ये भी एक तरीका याद रखना। अलग बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये गवर्नमेंट सर्विस में बहुत ज़्यादा होता है। वे प्लम्बर, पेंटर, प्रमथ कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं।
जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। जैसे मान लो सब्जी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, वे ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और बेहतर अवसर नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो कर रहे हैं तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अतिरिक्त रोजगार आएगा कहाँ से। बहुत अच्छे पॉइंट दिए। मैंने जब दृष्टि में काम कर रहा था तो इससे मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें अब दिया आइडिया कहाँ कहाँ से आएंगे, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। और फिर चर्चा से हम देख सकते हैं कि कौन आया अब, उपी चर्चा से हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में अलग बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। अभी बहुत अच्छे पॉइंट है, याद रखना। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असंचित भूखंड को उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है। अब देखो कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, कैसे एक IAS अधिकारी है जो लोगों का जीवन बदल सकता है, या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल उग जाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अलग बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। जो कितना बड़ा एग्जाम्पल दिए। इसीलिए इसी थॉट के पीछे मनरेगा को अभी भी जीवित रखा गया है। इसका कारण ये है। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपने उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है, देखो क्या फर्क पड़ता है। तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान अब जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज चाहिए, बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती हैं, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सब चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होंगे। दूसरी बात याद रखना कि यही काम जो है, जैसे कुछ लोगों नहीं मिलता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं, जो आपका GS2 का सिलेबस का पार्ट भी है। तो देखो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। UPSC ऐसे सिलेबस में नहीं डाल के रखा है। देखो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे कंट्रीब्यूट करने से, थोड़ा थोड़ा करने से कैसे लोगों का जीवन बदल सकता है। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि शाक भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 में मृदा शाक में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ से PT में बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये जो चौथा अध्याय पढ़ोगे आप। हम एक अन्य तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन फसलें, यहाँ रखना आप, देखो ये अब की बार भी आया था, दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा उदाहरण। अब सोचो अभी कितना अच्छा होगा कि वहाँ पे लोगों को दाल बिक जाएगी। शीत भंडारण घरों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों को भंडारण कर सकेंगे। अभी जैसे आप देखते होंगे कि किसान वो जो ट्रैक्टर है बहा देते हैं। गोभी जैसे अभी देख रहे होंगे कुछ भाव नहीं मिल रहा है। अगर सोचो वही भंडारण कर लिया जाए, उनका ऐसा बन जाए गांव में, तो भाई जब भाव नहीं है तो मत बेचो, उस टाइम जब मार्केट में भाव हो तब बेचो। तो इन चीज़ों से किसानों को बहुत मदद मिलेगी ना, और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव में हम शहद संग्रहण केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं। हम देखो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। सब्जी और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजार में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। अब जैसे मान लो टमाटर का केचप बनने लग जाए तो कितना टमाटर से बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं।
इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। सोचो अब जब ये 9% और लोग स्कूल जाने लग जाए तो कितने स्कूल बनेंगे, और कि जब कितने स्कूल बनेंगे तो कितने टीचर के अपॉइंटमेंट होगा, कितने सहायक जो है वहाँ पे लगेंगे, तो कितने रोजगार क्रिएट हो जाएगा, लाखों रोजगार क्रिएट हो जाएंगे। यानी गवर्नमेंट करे तब ना। शेष विद्यालय नहीं जाते हैं, वे या तो घर पर ही रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि वे भी बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और भी अधिक भवनों की जरूरत पड़ेगी, अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग के पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। सोचो 20 लाख, पर वही अगर करे तो सरकार, पर वही सरकार प्राइवेटाइजेशन इन चीज़ों पर ध्यान देती है। नहीं तो सोचो एजुकेशन सेक्टर में बहुत भाई, मेरा मानना आराम से ना, देखो एक मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों गवर्नमेंट जॉब को किसी नेगेटिव तरीके से देख रही है, जो भी है XYZ, पर देखो ध्यान समझना। जैसे मान लो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने टीचर को 1 लाख भर्ती निकाली, ठीक है, और मेरा मानना है कि आराम से निकाली जा सकती है। 1 लाख भर्ती कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख भर्ती से अब देखो कितने रोजगार जनरेट होंगे। अब 1 लाख भर्ती निकाली गई, ठीक है, अब क्या होगा कि स्वाभाविक सी बात है 1 लाख भर्ती निकली है तो इसका मतलब है 10 गुना लोग इसकी तैयारी करते हैं। ज़्यादा ही मान के चलो, लगभग 15 लाख लोग तैयारी करेंगे इस चीज़ की, ठीक है। अब 15 लाख लोग तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात हो कोचिंग भी करेंगे, कोचिंग करेंगे, सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब जो प्रिंट की कॉपी छाप रहे हैं उनको कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, टाइपिस्ट को कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कंटेंट तैयार करें उसको कितने लोगों को मार्केट को मिलेगा, कोचिंगों के एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना पैसा उनके लिए रोजगार मिलेगा। तो मतलब ये जो 1 लाख का जो निकला है ना जॉब, ये 1 लाख नहीं, ये 10 लाख लोगों को जॉब देता है। और सरकार का भी है ना, इसलिए अब सोचो जब ये गवर्नमेंट सेक्टर जब खत्म हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे सिली होता है, प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारी जान पहचान है तभी तुम्हें रोज जॉब मिल सकता है। तो अरे मुझे बताओ, कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर बनने के लिए कोई कोचिंग जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है। तो सोचो इसलिए सरकार पता जो भी है, पर मेरा मानना कि गलत है। आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि इंडिया में ज़रूरत क्या है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। रियलिटी बता रहा हूँ, इंडिया में अभी लगभग लाखों डॉक्टरों की कमी है। तो इसीलिए पर वही है, सरकार जो भी नहीं निकाल रही। ये कुछ ऐसे तरीके जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हमें विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक, सोचो, लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। पर सरकार को ध्यान तो देना पड़ेगा ना, तब होगा ना। हम जानते हैं, चर्चा की कि कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ और द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो मनरेगा है कहते हैं। अब देखो मनरेगा में के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है उन्हें काम करने की जरूरत है। सरकार को द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों की वरीयता दी जाएगी जिनके भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रों का विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, और जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है उनके भी डायरेक्ट टॉपिक है। संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रों का विभाजन, अब देखो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया जाए। नहीं तो यहाँ पे सोचो ना कोई पीएफ मिलता है, ना कोई छुट्टियाँ है, ना कोई रूल्स रेगुलेशन बने हैं, बहुत दिक्कत है ना यहाँ पे। अब जिस इसमें स्टोरी बताएगी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया इसमें। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। अब देखते हैं कांता कार्यालय में काम करती है। अब देखना कितना फर्क पड़ता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने से। वह सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है, तो इसका मतलब फिक्स टाइम है इसका, पहली बात तो यहाँ ये फ़ायदा है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है, ये है खासियत। गवर्नमेंट जॉब में फिक्स है भाई, आप जिस दिन 30 महीना होता है ना उसी दिन सैलरी आ जाती है।
और वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे ना, तो मैं किया हूँ, मुझे पता है कहीं में 10 दिन में लेट आता है। जैसे दृष्टि में फिक्स था कि 10 दिन तक आ जाता था, और जगह जिसमें ओजांग में क्या था 15 दिन में आता था पेमेंट, 15 दिन लेट, मतलब समझ रहे हो। तो देखो कितना बड़ा फर्क हो गया। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करते हैं, सोचो ये भी है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन में सवेतन अवकाश, सवेतन ये बहुत बड़ी बात है, छुट्टी है परंतु उसको पैसा मिलेगा। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था, मतलब ऐसे नहीं हटा सकते। तो ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का। अभी एक कमल है जो किसी हमारा दुकान में काम कर रहा है। कमल कांता का पड़ोसी है, वह नजदीक की किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता था। लगभग समझ रहे हो, लगभग 12.5 घंटे काम कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफिस को तुम टाइम देखो तो मैक्सिमम 10 घंटे होता है। यहाँ पे देखो, नहीं 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे ज़्यादा नहीं होता कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस का। उसे अपनी मजदूरी का अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता, सोचो ये नुकसान हो गया। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती, ये नुकसान हो गया दूसरा। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश भी नहीं मिलता, तीसरा नुकसान हो गया। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बहुत बार सोशोलॉजी ऑप्शनल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी GS 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों विनियमों को अनेक विधियाँ जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया में कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनमें से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? सवेतन छुट्टी मिलती है, अवकाश काल में भुगतान होता है, भविष्य निधि मिलती है, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। पर ऐसे बहुत चीज़ें दिक्कत होती है। मैंने देखा दृष्टि में जब मैं काम किया था तो ऐसा नहीं है कि बाहर से दिखता है कि अब देखो दृष्टि तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, पर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है, लगता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे पहली बात, ऐसे रूल तो ये है कि भाई तुम्हें 15 दिन का पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा तब निकाला जाता है, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। मेरे सामने भी कुछ लोगों को फायर किया गया था ओनली जस्ट विद इन 1 आवर, तो वो ऐसा भी कुछ ही नहीं है। दूसरी बात, जब मान लो कि लोगों की सैलरी बढ़ने का आता है कि हर साल इंक्रीमेंट होता है ना, साल बाय साल, तो इसीलिए मतलब गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बहुत अंतर है। तो उसमें फिर वो डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है कि जो मान लो कि HOD होता है, जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कराता हूँ, तो वो जो अपने हितैषी जो उसके चाहने वालों को उसका 5,000 बढ़ा देगा, जो उसका लग रहा है कि एंटी है उसके 2,000 ही बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें भी चलती है। फिर तीसरी चीज़ ये चलती है कि अगर एक एम्प्लॉय है जो बहुत साल से काम कर रहा था इंडस्ट्री में, 10 हो गए 15 साल हो गए, अब उसका सैलरी बढ़ने वाला है तो उसको क्या करता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि फिर उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। अगर मान लो 2-2, 3-3 हज़ार हर साल बढ़ रही है, तो वो क्या कहते हैं, कैप लगा के रखते हैं। कैप इन द सेंस ये होता है कि एक लिमिट होती है कि जैसे मान लो 50,000 है, अगर किसी एम्प्लॉय की बढ़ रही है इससे ज़्यादा तो उसको हटा दो या कुछ और करो, उसका मतलब जैसे अपग्रेडेशन की जगह डाउनग्रेड कर दो उसको। तो भाई प्राइवेट सेक्टर में बहुत तो ये मैंने देखा है, इसलिए जीवन में भाई मेहनत कर लो, कुछ ही नहीं दे रहा। जो अभी सोच रहे हैं, मैं भी सोचता था यार कोई नहीं कभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर लेंगे। अब इतना मैं कसम खा लिया हूँ कि भाई जीवन में कुछ और कर लूँगा, सब्जी की दुकान खोल लूँगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं जिस दिन मैं भी दृष्टि जब छोड़ रहा था तो मेरा तो ये कारण था कि मुझे भाई पढ़ाई के लिए छोड़ना है, मैं अपना काम जो कर रहा था। परंतु एक व्यक्ति था जो लगभग दृष्टि में पिछले 5 साल से काम कर रहा था, ठीक है। जब वो छोड़ रहा था ना, मतलब हम दोनों ही रेजिग्नेशन लेटर एक साथ ही देने गए थे, तो वो बोला तो मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वो बोला कि भाई मैं सब्जी की दुकान खोल लूँगा जाके, पर ये काम तो मैं नहीं करूँगा। तो भाई चूस लेते हैं प्राइवेट जॉब वाले, चीज़ याद रखना। तो भाई सपना मत भिगो,
तुम सोच रहे हो कि हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे, इट इज़ नॉट ईजी। ये हकीकत है, बस वही है। फिर जीवन में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर तुम लोग वही करोगे। इसलिए पढ़ लो, अभी टाइम है। या फिर खुद का कुछ करो। मेरा सबसे माना सबसे बेस्ट है कि एंटरप्रेन्योर बनो, जैसे मैं हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं इतनी इनकम नहीं कमा पा रहा हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि मैं 10 साल बाद में 100 लोगों को रोज़गार देने लायक भी बन जाऊँगा। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने अंदर। जॉब पाने की मत सोचो, जॉब देने की सोचो, ज़्यादा अच्छा वो है। चलो, इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से नियमित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार है और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अति समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। देखो, मैं बोला था ना ये चीज़। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वयं नियोजित हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरों पर श्रमिक को लगाते हैं। ये कोई काम का नहीं छोड़ो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। लगभग आज़ादी के 75 साल के बाद में भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और अभी जो सरकारों का जो रवैया देख के लगता है ना, मुझे तो नहीं लगता कि आगे कुछ सरकारें कोई इस पर हार्ड स्टेप ले पाएगी। नो नेवर, ये चीज़ याद रख लेना। इसीलिए MSME में है, उसमें रिफॉर्म किया गया, बहुत सारी चीज़ें, परंतु फिर भी नहीं हो रहा है। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। मैं वही बता रहा, दृष्टि में वैसा है कि अनऑर्गेनाइज चीज़ें भी चलती है कुछ। वैसी रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम तो बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है, नहीं उसमें कोई लाभ है। और याद है, ऑर्गेनाइज जो ओजांग है वो भी अनऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो वो अपना जब मन करता जितना सैलरी देता है उसमें ऐसा नहीं है, मिनिमम वेजेस एक्ट ये सब कुछ किसी का पालन नहीं करता वो। तो फिर वही है कि अगर उसे तुम सैलरी बढ़ाने को बोलोगे तो तुम्हें हटा देगा। तो ये चीज़ें होती है। सन 1990 से यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। ये चीज़ याद रखना, 80%। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार व परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता को काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से परिचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। भाई बहुत ज़रूरत है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म होना चाहिए, जो कि आज तक मुझे तो कभी लग नहीं रहा। बेचारे जो ये सब्जी बेचते हैं, नहीं तो इनको कोई ऋण मिल पाता है ना, कुछ भी नहीं। हम यह भी पाते हैं कि बहुत संख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते हैं, ठेला खींचते हैं, कुछ अन्य काम करके देखे जाते हैं। ये बात अगर प्रत्यक्ष देखना हो तो लॉकडाउन को याद कीजिए। लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ था। जिन लोगों को रोजगार छीन गया था तो फिर वो क्या करे थे, कोई सब्जी चला रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, ये चीज़ याद रखना। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है?
सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में। निजी क्षेत्र की गतिविधियों को ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामी और कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या है, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। स्वाभाविक सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को जब सरकार मान लो कि रोड बना के देती है इनसे, ये तो टैक्स भी तो वसूलती है ना। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र को उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये याद रखना कि फिर वो चीज़ें सरकार को करनी पड़ती है जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे बाहरी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। जैसे दिल्ली में हुआ था कि वहाँ पे मेट्रो तो बन गई पहले, तो फिर बाद में छोड़ के भाग गई थी, फिर सरकार को चलाना पड़ा। कुछ गतिविधियाँ ऐसी है जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखना कि मेरे के अनुसार जैसे ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जितना बीजेपी को जानता हूँ, जैसे अभी केजरीवाल की में जब आम आदमी पार्टी, तो वहाँ पे ऐसा था माहिलाओं का फ्री था, मतलब बसों में यात्रा करना। आप विश्वास नहीं करोगे, ये बहुत बड़ा चेंज लाता है ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। वही चीज़ें अगर मान लो कि मुझे नहीं लगता है बीजेपी इसको कंटिन्यू कर पाएगी। अगर बीजेपी कंटिन्यू नहीं करती है ना, महिलाओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप मानते नहीं हो इस चीज़ को, तो वही है। परंतु चीज़ें निजी क्षेत्र उन उत्पादनों तथा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। ये कुछ याद रखना, जब सरकार मान लो कि कंट्रोल नहीं करती है ना प्राइस को, तो क्या होता है ना, चोरी चकारी बढ़ती है। जैसे हमारे एरिया में देखो ना, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत ही ज़्यादा, 50-50 हज़ार तक का बिजली बिल बन जाता है, सोचो। तो फिर इस परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, फिर वो सेकंड तरीका अपनाते हैं। जो मीटर रीडिंग करने वाला है उसको बोलेगा भाई तू ये ले 500-1000 रुपये पकड़, वो डायरेक्ट अपना चला रहे हैं। तो ये भी है, कभी भी ये मत सोच लेना कि सरकार मान लो कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वो एक लिमिट से बाहर जाएगी ना, तो चीज़ें ख़राब करेगी। वही है, देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे दिल्ली में 200 गवर्नमेंट 200 यूनिट तक फ्री किया तो उसका फ़ायदा है, ये चीज़ याद रखना, नुकसान नहीं है उसका। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ता दोनों को सहायता पहुंचाती है। इसलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट का। पर ये चीज़ें जब प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दोगे तो चीज़ें खराब होने लगती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी है जिनका प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए उसको आर्टिकल 21A में भी डाला गया। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है उसके बावजूद भी ये हाल है। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार है और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। इसीलिए मिड डे मील चलाया गया। हमने शिक्षा मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। उड़ीसा में 44 तथा मध्य प्रदेश 47 की शिक्षा मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों में से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन और पोषण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों को और देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों को देखभाल करे। इसलिए कौन सा प्रोग्राम चला था, आकांक्षी जिला प्रोग्राम, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला था, वो इसीलिए ही चला था। उसका पर्पज यही था। अब देखो ये चैप्टर देखो, ये तो थोड़ा बहुत पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर मोस्टली जो है आपका मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल ये पढ़ेंगे अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे एक और चैप्टर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।